हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं राजीव प्रकाशन का अनसॉल्व्ड पेपर है, जो कि जीव विज्ञान कक्षा 12 का पेपर है और यह सेट नंबर 3 2023 348 CI कोड का पेपर है। अब ये जो है कोड आप देख सकते हैं, 348 CI कोड का पेपर है जीव विज्ञान का। इस पेपर के लिए समय 3 घंटे 15 मिनट निर्धारित हैं और इस पेपर के पैटर्न जो भी हैं वो पूरा का पूरा यूपी बोर्ड के पैटर्न के जैसा ही है। तो इसमें जो है हम इस पेपर को इस वीडियो के माध्यम से हम सॉल्व कराने वाले हैं और इससे पहले आप सभी को इस बीत रहे वर्ष और नव वर्ष आने की अग्रिम शुभकामनाएं। जैसा कि पता है आप लोगों को, आज इस महीने का अंतिम दिन और इस वर्ष का अंतिम दिन है। अब हम लोग नूतन वर्ष की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। कल आपका 1 जनवरी है, तो आप लोग का ये जो एग्ज़ाम है बायोलॉजी का यूपी बोर्ड का, वो 3 मार्च को है। आप लोगों को जानकारी होगा, आप टाइम टेबल देख चुके होंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, तैयारी ही करना है। जितना हो सके अधिक से अधिक आप लोग मॉडल पेपर सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें, अनसॉल्व्ड पेपर उठाएं और जो भी, वैसे तो अनसॉल्व्ड पेपर हम करा ही रहे हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से भी जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये अभी हम पढ़े नहीं हैं, उन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से तैयार कर लें, जिससे कि आपका जो 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम है वो बहुत बेहतर नंबरों से क्वालिफाई हो सके। चलिए आप देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है और इसमें पहले का है आनुवांशिकतः रूपांतरित पौधा है। तो आनुवांशिकतः रूपांतरित पौधा है, यहाँ दिया गया है ऑप्शन में बीटी मक्का, बीटी कॉटन, बीटी राइस, इनमें से सभी। तो यहाँ आप लोग राइट आंसर टिक कर लेंगे। आनुवांशिकतः रूपांतरित पौधा जो है इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक कूट या फिर असत्य फल है? अंगूर, आम, अमरूद, सेब। तो यहाँ आप लोग टिक कर लेंगे, सेब जो है असत्य फल है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आवृत्तबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या x होती है। तो यहाँ इसमें 1x दिया गया है, 2x दिया गया है, 3x दिया गया है, 4x दिया गया है। अब आप लोग यहाँ सही टिक करेंगे 3x। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। आवृत्तबीजी भ्रूणपोषों के गुणसूत्रों की संख्या त्रिगुणित होता है, तो 3x यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है पहले का इसमें टाइफाइड के रोग का जनक है, जनक का नाम है, टाइफाइड के रोग जनक का नाम है एस्केरिस, अमीबा, पैरामीशियम, साल्मोनेला। तो यहाँ आप लोग सही टिक करेंगे साल्मोनेला। साल्मोनेला टाइफी एक जीवाणु है, इसी के द्वारा क्या होता है, टाइफाइड रोग होता है। तो यहाँ साल्मोनेला दिया गया है, आप लोग सही टिक करेंगे साल्मोनेला। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है? आई होप ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे हम लोग बढ़ते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न की तरफ। निश्चित उत्तरीय प्रश्न संख्या 2 है, दूसरे का है। इसमें इसको देखा जाए, पात्र निषेचन को संक्षेप में वर्णन कीजिए। पात्र निषेचन को संक्षेप में वर्णन करना है। अब ये पात्र निषेचन, इसको शॉर्टकट में IVF भी बोला जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यह एक ऐसी तकनीकी है, इस तकनीकी में मुख्यतः नर के स्पर्म और मादा के ओवम को एक ट्यूब के अंदर ले करके निषेचन कराया जाता है। तो यह प्रक्रिया पात्र निषेचन कहलाती है। यह एक सहायक जनन तकनीकी के अंतर्गत प्रयोगशाला में स्पर्म और स्त्री के अंडाणु निषेचन के पश्चात एकत्र किए जाते हैं और परिणाम स्वरूप भ्रूण निर्मित होने के बाद उसे स्त्री के यूट्रस में अंतरोपित कर दिया जाता है। संपूर्ण IVF उपचार की इस प्रक्रिया में 5 मूल पद सम्मिलित हैं। पहला पद क्या है? सुपर ओवुलेशन। सेकंड क्या है? अंडे की पुनः प्राप्ति। थर्ड निषेचन। फोर्थ स्टेप है भ्रूण का संवर्धन। फिफ्थ स्टेप है भ्रूण स्थानांतरण। ये इसके क्या हैं? तकनीकी हैं, जो 5 स्टेप हैं। अगला क्वेश्चन इसमें संक्षेप में बताना था, तो इतना काफ़ी है 1 नंबर में। अगला क्वेश्चन क्या है?
दूध से दही कौन बैक्टीरिया बनाता है? तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं वो दूध से दही में परिवर्तित करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे का गा, RNA एवं DNA में की शर्करा में क्या अंतर होता है? तो RNA जो होता है, RNA में राइबोज शर्करा पाई जाती है, जबकि DNA जो होता है, DNA में डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। दूसरे का घा है, ये देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? अब ये स्टार लगा है, तो स्टार जितने भी क्वेश्चन पर लगे रहेंगे वो क्वेश्चन अब NCERT के द्वारा सिलेबस से हटा दिया गया है। फिलहाल यहाँ हम ये भी बता देते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं प्रोफेसर MS स्वामीनाथन हैं। आगे अगर बात किया जाए मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या जो होगी वो कितना होगा? 46 होता है, 46। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरे का है, मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाइए। अब इसमें क्या है, आपको एक चित्र बनाना रहेगा और इसमें जो है हेड, नेक एंड टेल, ये 3 रीजन होते हैं इसके, ये अच्छे से इसमें दिखाना पड़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस इसका दिखाना पड़ेगा। तो ये फिगर आप बनाने का प्रैक्टिस कर लेंगे, 2 नंबर में आएगा ये मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरे का खा, मेंडल के प्रभाविता नियम का वर्णन कीजिए। तो मेंडल के प्रभाविता नियम क्या है ये सुन लीजिए ध्यान से। मेंडल का प्रभाविता नियम, इसमें क्या होता है कि यदि एक जोड़ी परस्पर विपर्यासी लक्षणों को धारण करने वाले 2 शुद्ध जनकों में परस्पर संकरण कराया जाए तो उनकी संतानों में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होते हैं, दूसरा अप्रभावी लक्षण अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाता है। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी इनके बीच में संकरण कराया जाए तो F1 पीढ़ी पर ये कैपिटल टी स्मॉल टी बनेंगे, लेकिन जब इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाएगा तो 3:1 इसका रेशियो प्राप्त होगा, जिसमें 3 पौधे लंबे होंगे और एक बौना होगा। ये नियम क्या है? मेंडल का प्रभाविता का नियम है। इसमें अगर F1 पीढ़ी पर देखा जाए तो F1 पीढ़ी पर जितने भी युग्मक प्राप्त होंगे सभी क्या होंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे। तो इसमें कैपिटल टी प्रभावी होगा और स्मॉल टी अप्रभावी होगा। स्मॉल टी का लक्षण जो है प्रदर्शित नहीं हो पाता है, जबकि कैपिटल टी का लक्षण प्रदर्शित होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने हेतु प्रारंभ कूट और प्रथम अमीनो अम्ल का नाम लिखिए। अब इसके बारे में आप लोग को हम बता देते हैं, इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने हेतु प्रारंभ कूट जो होंगे वो AUG तथा GUG होगा, AUG तथा GUG होगा। और प्रथम एमिनो अम्ल का नाम जो होगा वो फेनेलिन होगा। नेक्स्ट है इसमें तीसरे का घा, बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बीटी कपास जो है यह एक जेनेटिकली या आनुवांशिक रूपांतरित पौधा है। इसमें बीटी के जीन को, बैसिलस थ्यूरेंजिएसिस के जीन को प्रवेश करा करके ये पौधा पीड़क रोधी या पीड़क नाशी आदि बनाया जाता है। और सर्वप्रथम इसका प्रयोग कपास के पौधे पर किया गया, चूँकि बीटी के जीन के प्रवेश करने की वजह से इसका नाम बीटी कपास रखा गया है और यह एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है? सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है, इसके बारे में भी उत्तर सुन लीजिए। सक्रिय प्रतिरक्षा वह प्रतिरक्षा जिसे व्यक्ति शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के घटकों के सक्रिय योगदान के कारण विकसित करता है, सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाता है। इस प्रतिरक्षा में बी कोशिका व टी कोशिका सक्रिय भूमिका निभाती हैं। जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होगा? निष्क्रिय प्रतिरक्षा वह प्रतिरक्षा होती है जो बाहरी स्रोतों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता। इसमें शरीर के अंदर प्रतिरक्षियों को बाहर से प्रविष्ट कराया जाता है। सांप के काटने पर रोगी को एंटीवीनम का इंजेक्शन देना निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है।
ये हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड है और इसमें जो भी प्रश्न है इसके बारे में भी उत्तर सुन लीजिए। चौथा का है मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। अब इसके बारे में लॉन्ग वीडियो हमारे इस चैनल पर उपलब्ध है, प्लीज़ आप उससे वॉच कर सकते हैं। मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण होता है, लेकिन इसके वाहक कौन हैं? तो मादा एनाफिलीज मच्छर हैं। स्पोरोजोइट स्टेज में मलेरिया के जो प्लाज्मोडियम है वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और सर्वप्रथम क्या काम करते हैं? लीवर में अपनी संख्या बढ़ाते हैं, देन आरबीसी पर अटैक कर देते हैं। आरबीसी पर अटैक करने के उपरांत क्या है? हीमोजोइन एक पिगमेंट बनता है जो कि काफ़ी हानिकारक होता है। इस कारण से हमारे शरीर में कंपकपी, तेज बुखार, ठिठुरन आदि की समस्याएं प्रारंभ हो जाती हैं। चौथे का खा है पुष्पी पादपों में मादा लघु गुरु बीजाणुधानी का युग्मकोद्भिद सहित नामांकित चित्र बनाइए। इसका चित्र आप लोग जो है टेक्स्ट बुक के माध्यम से अभ्यास कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? चौथे का गा है घरेलू खाद्य पदार्थों के उत्पादन में किन्हीं 3 सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। घरेलू खाद्य उत्पादों में किन्हीं 3 सूक्ष्म जीव। पहला सूक्ष्म जीव ये हो जाएगा कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो दूध से दही बनाने में उपयोगी है। दूसरा हो जाएगा एसिटोबैक्टर एसिटाई जो कि सिरका बनाने में। तीसरा हो जाएगा ईस्ट जिसकी सहायता से डबल रोटी, पाव रोटी आदि बनाया जाता है। अगला स्टार लगा है तो ये क्वेश्चन हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के द्वारा हटा दिया गया है। 5वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 5वें क्वेश्चन का है 5वें का परागण क्या होता है? पौधों में परागण के प्रकार पर टिप्पणी लिखिए। तो पराग कोश से परागकणों का स्त्री केसर के वार्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया ही परागण कहलाती है। पौधों में परागण के प्रकार जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। स्वपरागण वह परागण होता है जो द्विलिंगी पौधों में या द्विलिंगी पुष्पों में होने वाला परागण है और इसमें किसी बाह्य कारक की जरूरत नहीं होती है। जबकि परपरागण वह प्रक्रिया है जिसमें तो परपरागण में क्या है? किसी बाह्य साधन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें हम लोग देखेंगे 5वें का खा। 5वें प्रश्न का जो खा है इसमें वाहित मल उपचार पर टिप्पणी लिखिए। तो वाहित मल क्या होता है? प्रतिदिन नगरों, महानगरों, शहरों आदि से निकले हुए व्यर्थ के जल क्या कहलाते हैं? वाहित मल कहलाते हैं। और इसके उपचार में प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार और तृतीयक उपचार की घटनाएं शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्या है 5वें का गा समष्टि के 3 महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन कीजिए। समष्टि के 3 महत्वपूर्ण गुण। पहला गुण क्या हो जाएगा? जन्म दर। दूसरा हो जाएगा मृत्यु दर। तीसरा हो जाएगा एज डिस्ट्रीब्यूशन, आयु वितरण। चौथा इसमें हो जाएगा लिंगानुपात। ये सब क्या हैं? समष्टि के गुण कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 5वें का घा। 5वें प्रश्न का घा है प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए की क्या भूमिका होती है? तो प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आरएनए जो होता है इसमें प्रोटीन को संश्लेषण करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है 6वें का देखिए फ्रेंड्स, इन सब क्वेश्चन के बारे में अधिकांशतः क्वेश्चन का लॉन्ग वीडियो इस चैनल पर अपलोड है, आप उसे भी वॉच कर सकते हैं। और कई प्रैक्टिस सेट में इसका उत्तर हम पूर्णतः बता करके इसको कंप्लीट कवर किए हैं। अब वही क्वेश्चन अगर बार बार आ रहा है तो अगर आप भी सोचेंगे कि ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, एक बार हम देखें तो क्या इतना टाइम दे, इसलिए हम इसको बहुत फास्ट सॉल्व करा रहे हैं। क्योंकि समय जिस हिसाब से आप लोगों के पास है उसी हिसाब से हम काम भी कर रहे हैं कि थोड़ा जल्दी से जल्दी कई पेपर कवर हो जाए, अधिक से अधिक क्वेश्चन की जानकारी आप लोगों को हो जाए। तो इसमें 6वां क्वेश्चन क्या है? 6वें का प्लाज्मिड वाहक। तो प्लाज्मिड वाहक क्या होता है? इसमें पीबीआर 322 पीबीआर 322 जो होता है ये प्लाज्मिड वाहक का कार्य करता है जो कि पुनर्योगक डीएनए बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका
निभाता है, जो कि कटे हुए डीएनए खंड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए संवाहक का कार्य करता है। अगला है असंग जनन। बिना निषेचन के बीज निर्माण की प्रक्रिया को असंग जनन कहते हैं। एग्जाम्पल दूब घास। छठवां का गा हो जाएगा जैव विविधता एवं इसके संरक्षण। तो किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित एक जाति विशेष के लोगों के बीच में भिन्नता ही जैव विविधता कहलाती है, या जीवों के अंदर जीवों के बीच उपस्थित भिन्नता ही क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। और इसके संरक्षण के उपाय मुख्यतः दो हैं। एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन, एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन, मतलब स्वास्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण। अगला क्वेश्चन छठवें का घा पुनर्योगज डीएनए तकनीकी पर पुनर्योगज डीएनए तकनीकी। इसमें जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से क्या किया जाता है, किसी डीएनए के विशिष्ट क्षार युग्मक को काट करके वहां पर दूसरे डीएनए के विशिष्ट क्षार युग्मक को प्रवेश करा करके बना डीएनए क्या कहलाता है, पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। इसमें प्रतिबंधन एंजाइम की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा संवाहक आदि की भूमिका होती है, और डीएनए लाइगेज एंजाइम की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जो प्रश्न संख्या 7 है। मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 3 क्रोमोसोमीय विकार पर टिप्पणी लिखिए। तो मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 3 क्रोमोसोमीय विकार, पहला हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, दूसरा हो जाएगा क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, तीसरा हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट है इसमें आप देख सकते हैं अथवा करके दिया गया। पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। अब लघु बीजाणु धानी का चित्र जो होता है वो चतुष्ठीय 4 कोनों वाले संरचना होती है, और यह मुख्यतः कई परतों से ढकी होती है। ये परागकोश की आंतरिक संरचना होती है, और इसमें क्या है कि सबसे आंतरिक परत जो होता है वो टेपिटम होता है। टेपिटम विकसित परागकणों को पोषण देने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है 8वां। डीएनए के अर्ध संरक्षित प्रतिकृतियां विधि का चित्र सहित वर्णन कीजिए। इसका वीडियो इस चैनल पर कंप्लीट वीडियो अपलोड है, प्लीज़ आप उसे वॉच कर सकें। नेक्स्ट है जनसंख्या विस्फोट एवं इसके नियंत्रण पर निबंध लिखिए। जनसंख्या विस्फोट तो क्या है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित लोगों की संख्या में अचानक हुई वृद्धि क्या कहलाती है, जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। और जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव कुछ हैं, जैसे मान लीजिए बेरोजगारी की समस्या, रोजगार की समस्या हो जाएगा, शिक्षा की समस्या हो जाएगी, यातायात में असुविधा होगा, खाद्य संसाधनों की कमी हो जाएगी। तो ये सब क्या है, जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम हैं। और इसके अगर नियंत्रण की बात करें तो परिवार नियोजन की विधियों का प्रयोग किया जाए, जो प्राकृतिक विधियां, रासायनिक विधियां, और उसके बाद फिर क्या है कि शल्य क्रिया विधि जो भी है अस्थायी विधि की श्रेणी में रखा जाता है, जिसमें बंध्यता और उसके इसमें ट्यूबेक्टॉमी और वैसोक्टॉमी आदि को सम्मिलित किया गया है। परिवार नियोजन से संबंधित और जनसंख्या विस्फोट या नियंत्रण से संबंधित कंप्लीट वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे भी वॉच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 9वां, और जो कि इस अनसॉल्व्ड पेपर का अंतिम प्रश्न होने वाला है। जीवमंडल आरक्षितों एवं राष्ट्रीय उद्यान का एक विवरण दीजिए। तो इसमें जीव मंडल आरक्षित हो यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होगा एवं राष्ट्रीय उद्यान क्या होगा, इसके बारे में सुन लीजिए। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें रक्षित जंगली क्षेत्र है, जहाँ वन्य जीवों के साथ साथ पौधों को भी संरक्षण प्राप्त होता है। वहाँ प्राकृतिक रूप से मिलने वाले पौधों तथा जंतु समुदायों को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के फलने फूलने दिया जाता है। भारत में अब तक लगभग कुल 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क क्या होता है, इसके बारे में भी सुन लीजिए।
यह वन्य जीवों तथा संपूर्ण पारितंत्र के संरक्षण हेतु होता है। इन क्षेत्रों में वानिकी, चारण तथा कृषि कार्यों की मनाही होती है। कहने का मतलब जो है बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है उसमें कृषि कार्यों की मनाही नहीं होती है, जबकि इसमें क्या है, मनाही होती है। अर्थात ये बाउंडेशन होता है कि उसमें कोई भी किसान कोई पौधा नहीं काट सकता है और उसके साथ साथ उसमें चारागाह नहीं बना सकता है। ये चीज़ें हैं। आगे इसमें बात किया जाए अगर राष्ट्रीय उद्यान की, तो भारत में कई राष्ट्रीय उद्यान हैं, लगभग 100 से एबव हो गए हैं। उसमें राज्य वाइज किस राज्य में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, इसके बारे में इस चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप उसे भी वॉच कर सकते हैं, कंप्लीट वीडियो के रूप में वो है। अगला क्वेश्चन इसमें अथवा करके दिया गया है। अथवा क्या है, मासिक चक्र को परिभाषित कीजिए। इस दौरान हार्मोन की पारस्परिक क्रिया को एक विवरण दीजिए। तो इसमें FSH और LH हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये मादा प्राइमेटों में होने वाली एक प्रक्रिया होती है। चलिए अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, जितना भी क्वेश्चन दिया गया था सभी क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आप ये वीडियो भारत के किस कोने से देख रहे हैं। इसके साथ साथ क्या है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर सकें। धन्यवाद। मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।